वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम मॉक टेस्ट 11 का सॉल्यूशन करेंगे। जिस प्रकार रोजाना हम एक मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करते हैं, रोजाना एक मॉक टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आज जो मॉक टेस्ट 11 है उसका पहला जो क्वेश्चन है उसके लिए स्टेटमेंट दी गई है, गिवन दैट लोगरिथम बेस एक्स वाई, लोगरिथम बेस जेड एक्स, लोगरिथम वाई बेस जेड are in GP and XYZ is equal to 64 and X cube, Y cube, Z cube are in a AP। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर XYZ को बराबर मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, 4 4 4, तो देखो यह कंडीशन होती है स्टेसिबल। लोगरिथम 4 4, लोगरिथम 4 4, लोगरिथम 4 4। तो जब हम सोल्व करेंगे तो 1 1 1 आर इन जीपी, बिल्कुल है जीपी। अब इसको जब करेंगे तो 64 64 और 64, ये भी किसमें है, बिल्कुल है एपी में। तो ये पूछता है कि एक्स वाई जेड आर इन, तो एक्स वाई जेड जो हमने 4 4 मानना है, क्या मानना है, 4 4 4 आर इन, इसको हम एपी में भी बोल सकते हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, एंड जीपी में भी बोल सकते हैं। एपी और जीपी दोनों होगा, दोनों होगा। तो एपी एंड जीपी बोथ, जो हमारा क्वेश्चन में ऑप्शन था सी। कौन सा ऑप्शन था भाई, सी ऑप्शन। अब देखो एक्स वाई 4 चौक 16, वाई जेड 4 चौक 16, जेड एक्स 4 चौक 16 आर आल्सो इन एपी एंड जीपी। ये भी किसमें है, एपी और जीपी में भी है। तो ये तो हमने सब्जेक्टिव रूल से किया है, एक्स वाई जेड बराबर 4 मान के। अगर आप ऑब्जेक्टिव करोगे तो भी इसी प्रकार से आएगा, ठीक है। आप ऑब्जेक्टिव भी कर सकते, सॉरी सब्जेक्टिव भी कर सकते हैं। हमने कैसे किया है, ऑब्जेक्टिव। और वैसे सब्जेक्टिव से करते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोथ एपी एंड जीपी, ऑप्शन सी, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी बोथ एपी एंड जीपी, ऑप्शन सी। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 था मॉक टेस्ट 11 में, वो वही क्वेश्चन नंबर 3 गलत था। वो थोड़ा ध्यान रखना भाई, पीडीएफ बनाते वक्त केवल क्वेश्चन की पिक मैंने डाल दी, उसके लिए जो डायरेक्शन दी गई थी वो डायरेक्शन मैंने नहीं ली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गलत है। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन की ग्रेस मार्क मिल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर से है। z बराबर क्या है, 1/√2 माइनस आइटा बटे √2 की पावर -25। तो डिमोरवी थ्योरम यूज करेंगे इसमें। 1/√2 cos π/4 और यहाँ पर 1/√2 sin π/4। तो जो डिमोरवी थ्योरम है वो क्या थी, e की पावर माइनस है तो माइनस आइटा थीटा, और उसकी पावर -25 है तो e की पावर आइटा 25 π/4। क्या आ गया भाई, डिमोरवी थ्योरम से e की पावर आइटा 25 π/4। डिमोरवी थ्योरम क्या थी, डिमोरवी थ्योरम, डिमोरवी थ्योरम एक बार आपको बता देता हूं। cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा बराबर होता है e की पावर आइटा थीटा। इसी प्रकार से लिखा है हमने e की पावर आइटा थीटा। अगर प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो लिख लिया इस प्रकार से। अब हम फिर से एक बार e की पावर आइटा 25 π/4 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 6 पाई प्लस π/4। और क्या लिख सकते हैं, e की पावर आइटा π/4, नेगलेक्ट कर सकते हैं 6 पाई को। तो एंगल में फिर लिखेंगे cos π/4
प्लस आयटा साइन पाई बाई 4। तो 1/√2 प्लस आयटा बाई √2 हो गया भाई। 1/√2 प्लस आयटा बाई √2। आगे देखो, आगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि z-√2 बटे z आयटा √2 क्या होगा। अब हमें क्या बताना है, z-√2 और बटे z आयटा √2 का क्या बताना था, फंडामेंटल एम्पलीट्यूड। क्या बताना है, फंडामेंटल एम्पलीट्यूड। फंडामेंटल एम्पलीट्यूड क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को ही फंडामेंटल एम्पलीट्यूड कहते हैं। वैल्यू पुट करो, 1/√2 प्लस आयटा बटे √2 माइनस √2, 1/√2 प्लस आयटा बटे √2 माइनस आयटा √2। एलसीएम लेंगे √2 को, 1 प्लस आयटा माइनस 2, 1 प्लस आयटा और माइनस 2 आयटा। सॉल्यूशन करने पर क्या आ गया भाई, आयटा माइनस 1 और 1 माइनस आयटा। क्या आ गया, आयटा माइनस 1 और 1 माइनस आयटा। माइनस कॉमन लेने पर आयटा माइनस 1 और आयटा माइनस 1 कैंसिल आउट। -1 हमारा आंसर आ गया, -1 प्लस 0 आयटा। क्या आ गया, -1 प्लस 0 आयटा। नाउ फंडामेंटल एम्पलीट्यूड कह लो या आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट कह लो, जो हमें निकालना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट 0 बटे रियल पार्ट -1। तो tan इनवर्स 0 किस पर होता है, पाई पर। तो पाई हमारा आंसर हो गया, जो ऑप्शन ए है। देखो cos π/4 sin π/4 लिखा, डिमोरवी थ्योरम का यूज किया, ये आ गया 25 π/4 को लिखा 6 पाई प्लस π/4। फिर हमने इसका 6 पाई को नेगलेक्ट करके e की पावर आयटा π/4 को फिर से डिमोरवी थ्योरम यूज की और ये हमारा z रिजल्ट आ गया। अब हमें z-√2 बटे z आयटा √2 का फंडामेंटल एम्पलीट्यूड निकालना है। तो z की वैल्यू पुट करके हमने कैलकुलेशन की, तो हमारा जो रिजल्ट है वो -1 प्लस 0 आयटा। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बटे रियल पार्ट। तो tan इनवर्स 0 क्या आ गया भाई, पाई। क्या आ गया, पाई, जो ऑप्शन है ए है। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन है मॉक टेस्ट 11 से, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमें रेंज फाइंड आउट करनी है एक फंक्शन की। क्या फाइंड आउट करनी है भाई, रेंज। ठीक है, तो जो फंक्शन है वो देखो क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू x² प्लस x² बटे 1 प्लस x²। रेंज के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, डिफाइंड वैल्यू ऑफ y। तो y प्लस y x² क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x², यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, x² माइनस y x²। ठीक है, y x² को कॉमन लिया, 1 माइनस y और x² इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y और x इज इक्वल टू अंडर द रूट प्लस माइनस y अपॉन 1 माइनस y। अब देखो डिफाइंड नोट डिफाइंड रूल बताता हूं। अगर मैं यहाँ y को, if y is equal to 1 then x is not defined। x क्या होगा, not defined। क्या होगा भाई, not defined। ठीक है, तो हमारा y का मान 1 तो हो नहीं सकता। तो देखो इस प्रकार y का मान 1 तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब देखो अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो x इज डिफाइंड, x क्या है, डिफाइंड। या आप कह सकते हैं कि जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन क्या है, 0 1, बी ऑप्शन 0 1
क्लोज इंटरवल, सी ऑप्शन ओपन इंटरवल 0 1, ऑप्शन डी 0 1 क्लोज इंटरवल। तो एक बात देखो, y तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि x इज नॉट डिफाइंड, तो क्लोज इंटरवल 1 कैंसिल, क्लोज इंटरवल 1 कैंसिल। इसमें क्या कह रहा है कि ओपन इंटरवल 0, तो 0 तो डिफाइंड होगी, 0 पर x डिफाइंड है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर होगा कि जो रेंज है वो क्या होगी, y बिलोंग्स टू 0 से 1, 0 से 1 हो सकता है। अगर मैं 2 पुट करूंगा तो देखो y इज इक्वल टू 2, x नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, 0 और 1 के बीच कुछ भी नंबर पुट करो, रेंज क्या होगी, पॉसिबल y x is defined y for every value of y in the interval x is defined। देखो पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, x की वैल्यू फाइंड आउट की, इसमें 0 से 1, 0 इंक्लूड है और 1 नॉट इंक्लूड, इस इंटरवल में सभी वैल्यू के लिए x क्या होगा, डिफाइंड। तो हमारा ऑप्शन है ए आ गया, ऑप्शन है ए हमारा आंसर है। इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है मॉक टेस्ट के आधार से, वो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 है। उनके लिए डायरेक्शन दी गई है कि एफ तक थीटा दिया गया है, एफ फंक्शन, उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और क्वेश्चन नंबर 8 में दो स्टेटमेंट दी गई है, वो चेक करनी है कौन सी करेक्ट है और कौन सी करेक्ट नहीं है, या दोनों करेक्ट है या दोनों इनकरेक्ट है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, हमने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा था, sin स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस थीटा बाई 2, क्योंकि हमने रिजल्ट पढ़े थे 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड ले जाता हूँ, और इसी प्रकार एक और रिजल्ट पढ़ा था 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखो आगे सोल्व करेंगे, 4 गुना में 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 होल स्क्वायर करते हैं 1 प्लस a की 2 b की 2 प्लस 2ab बटे 4। देखो sin स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, कोस स्क्वायर थीटा को लिखा 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, और उसका क्या था, स्क्वायर था भाई, ठीक है। अब देखो स्क्वायर क्या, a की 2 b की 2 जमा 2ab, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर देखो 2 माइनस 2 कोस 2 थीटा प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 कोस 2 थीटा। 4 से 4 कैंसिल, 2 कोस 2 थीटा से 2 कोस 2 थीटा कैंसिल, हमारा जो फंक्शन बन गया वो क्या बन गया भाई, 3 कोस स्क्वायर 2 थीटा, एफ थीटा बन गया। क्या बन गया, एफ थीटा। अब देखो कि जब हम मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो हम कोस स्क्वायर 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, पुट करी 4, आंसर आएगा 4। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है डी। कौन सा ऑप्शन है, डी। 7th मिनिमम वैल्यू के लिए हम कोस स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 पुट करेंगे तो आंसर 3। इसका भी ऑप्शन क्या है, डी। देखो फिर से बताता हूं, sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, कोस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, होल स्क्वायर खोला, फिर एलसीएम लिया, ये रिजल्ट आ गया। कोस स्क्वायर का मैक्सिमम मान 1 होता है तो 1 पुट किया, मिनिमम मान 0 होता है तो 0 पुट किया, तो 3 और 1 4 मैक्सिमम मान आ गया, और मिनिमम मान आ गया 3 प्लस 0 3। ठीक है, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जो इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहता है, पहली स्टेटमेंट चेक करेंगे। पहली स्टेटमेंट कहता है कि 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos 4 थीटा जो फंक्शन है वो
बराबर 2 रखते हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मैं इसको किस में चेंज करता हूँ भाई, कोस में। तो हमें पता है साइन स्क्वायर को 1 घटा कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4 घटा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस 4 थीटा। ठीक है, अब मैं यहां से 4 कोस 4 थीटा घटा 4 कोस स्क्वायर थीटा जमा 4 को बराबर किसके रखता हूं, 2 के। स्टेटमेंट फर्स्ट से। ठीक है, पहले हमने साइन को कोस में चेंज किया, फिर बराबर 2 रखा फंक्शन को। 4 कोस की 4 थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 0। अब यहां से अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, b स्क्वायर घटा 4ac। तो b कौन है, -4 घटा 4ac, तो 16 माइनस 32 माइनस 16 विच इज लेस देन 0। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो तो क्या होगा, नो रियल रूट्स, नो सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। इमेजिनरी सॉल्यूशन हो सकता है साइन, तो नो रियल सॉल्यूशन। देखो साइन को कोस में चेंज किया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला जो 0 से कम है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम हो तो नो रियल रूट्स। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज प्रो। अब स्टेटमेंट सेकंड के अकॉर्डिंग देखो, इसी फंक्शन को मैं क्या पुट करता हूं, 7/2, 7/2 एज नो सॉल्यूशन। इसी स्टेटमेंट को पुट करता हूं 7/2, तो 4 कोस 4 थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा, 7/2 को इस साइड लेके आता हूं तो 1/2 इज इक्वल टू 0। 8 कोस की 4 थीटा माइनस 8 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 7/2 पुट करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। यहां से मैं कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालता हूं, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर घटा 4ac अपॉन 2a। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 में से 32 है, 32 और 32 का 4 रूट 2 16। 4 कॉमन लेने पर कैंसिल आउट, 4 दूनी 8, 2 प्लस माइनस रूट 2 बटे 4। और ये वैल्यू कितने पर होती है आपको पता है, 22.5 डिग्री पर होती है। कितने पर होती है, 22.5 डिग्री। तो सेकंड स्टेटमेंट का सॉल्यूशन है, तो स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग थीटा 2 रखा तो कोई सॉल्यूशन नहीं बना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम आता है, तो नो रियल रूट्स। अब स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग 7/2 पुट किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसको सोल्व किया तो जो वैल्यू आई कोस स्क्वायर थीटा की वो कितने पर होती है, 22.5 डिग्री पर। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन है, तो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। मॉक टेस्ट 11 से जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 गलती से एक ही क्वेश्चन को संख्या दे दी गई थी, 9 और 10। तो जो 9 क्वेश्चन है वही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसके लिए स्टेटमेंट दी गई है, इन ट्रायंगल एबीसी cos a प्लस cos b प्लस cos c बराबर √3 गुणा sin 3π/3। तो sin π/3 का मान क्या होता है, √3/2, तो 3/। अब देखो कि ये मान कितना हो गया 1/2, ये भी कितना हो गया 1/2 और ये भी कितना हो गया 1/2। मान लेते हैं कि cos a भी 1/2, cos b भी 1/2 और cos c भी 1/2, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 3/2। इट मींस अगर 1/2 है तीनों तो 1/2 कितने पे होता है 60 डिग्री पर, तो ए बी सी क्या होगा 60 डिग्री।
देखो यहाँ पर sin π/3 √3/2 तो रिजल्ट आ गया 3/2, तो 1/2 1/2 1/2 क्या होगा 3/2, तो ABC क्या हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ पर पुट करेंगे जो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 या जो 10, दोनों एक ही मिसप्रिंट था, 9 और 10 एक ही क्वेश्चन का। a/2 sin 60/2 30 into 60/2 30 sin 60/2 30, तो sin 30 1/2 और उसकी पावर 3, तो 1/8। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, 1/8 हमारा आंसर आएगा। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 में a + b 60 120 बटे 2 cos 60, इसी प्रकार cos 60 cos 60, तो cos 60 में क्या होता है 1/2 और 1/2 की पावर 3 1/8, तो हमारा आंसर हो गया 1/8। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन है, तो शायद ऑप्शन होगा, ऑप्शन है बी सी डी, जो भी है आप चेक कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा मॉक टेस्ट 11 से है। अगला जो क्वेश्चन है मॉक टेस्ट 11 से, वो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है। उनके लिए स्टेटमेंट दी है tan alpha and tan beta are the roots of equation x² + bx + c with b not equal to 0। तो देखो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ let b is equal to -2 and c is equal to 1, ठीक है। इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। इक्वेशन क्या होगी x² - 2x + a बराबर है 0, और हमें पता है कि रूट्स क्या होंगे 1 और 1। अब रूट्स जो दिए गए हैं वो क्या है tan alpha is equal to 1, और कौन दिया गया है tan beta is equal to 1, और अल्फा क्या होगा यहाँ से a कितने पर होता है 45 डिग्री पर, और यहाँ पे बीटा भी क्या होगा 45 डिग्री। देखो p को मैंने -2 माना है, c को 1, तो इक्वेशन होगी x² - 2x + 1, जिससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। एक और एक हमारे रूट्स हो गए tan alpha 1 tan beta 1, तो अल्फा बीटा 45 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 12 tan alpha + बीटा 45 + 45 90 tan 90 नॉट डिफाइंड, क्या होता है tan 90 नॉट डिफाइंड। अब ऑप्शन में नॉट डिफाइंड कौन सा ऑप्शन देगा, -2 गुणा में 1 - 1 0, तो नहीं है। 1 गुणा -2 - 1 ये भी 0 नहीं दे रहा, और 1 बटे -2 - 1 ये भी 0 नहीं दे रहा, तो ऑप्शन बी शायद 0 देगा, माइनस नॉट डिफाइंड देगा। -2 बटे 1 - 1 नॉट डिफाइंड, बटे 0 तो नॉट डिफाइंड, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। देखो फिर से बताता हूं, b को -2 माना, c को 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2x + 1, एक रूट आगे। वैसे स्टेटमेंट में दिया गया tan alpha tan beta रूट है, तो अल्फा बीटा 45 पुट किए, tan 90 नॉट डिफाइंड। ऑप्शन में b व c की वैल्यू पुट करने पर ऑप्शन डी हमें आंसर दे रहा है नॉट डिफाइंड, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। अब इसी स्टेटमेंट के बेस पर क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। sin अल्फा + बीटा secant अल्फा secant बीटा क्या होगा, तो देखो sin अल्फा + बीटा 45 90 डिग्री गुणा secant 45 डिग्री गुणा secant 45 डिग्री, वैल्यू पुट करो। sin 90 1 sin 45 रूट 2 आंसर आ गया 2, जो हम कह सकते हैं कि -b की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है -b, b किसकी थी, b की वैल्यू थी -2, तो 2 किसकी है -b की, जो ऑप्शन क्या है सेकंड। देखो वैसे सब्जेक्टिव रूल से क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल होता, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूल से किया है, जिससे हमारा क्वेश्चन इजी भी हो गया और जल्दी भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 क्या है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है। देखो अभी जो हमने पहले किए थे 12 और 13 वो स्प्रिंट था भाई, 12 और 13 एक क्वेश्चन ही दे दिया गया था 12, और क्वेश्चन नंबर 14 अलग था, जो 13 जो मैंने कराया वो था 14,
और 12 नंबर क्वेश्चन को ये संख्या दे दी गई थी 12 13। इस क्वेश्चन पेपर में मैं माफी चाहता हूँ, बहुत सी मिसप्रिंट थी, ठीक है, लगभग 3 क्वेश्चन गलती से इसमें मिसप्रिंट हो गए थे, ठीक है, तो माफी चाहता हूँ इसके लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो इस स्टेटमेंट पर दिए गए थे। क्या दिया गया है कि दो सर्कल हैं, उनके अकॉर्डिंग ये बातें पूछी गई है। डिस्टेंस बिटवीन सर्कल्स सेंटर एंड इफ सर्कल्स टच इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो देखो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म थी ये, क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो x बराबर है 1 और k बराबर है 3 बाय कंपैरिजन। h 1 k बराबर है 3, तो ये क्या हो गए, सेंट्रल हो गए भाई। क्या हो गए, सेंट्रल। क्या हो गए भाई इसके सेंट्रल, 1 और 3। किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब 2 डिग्री इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो बाय कंपैरिजन 2gx 2g is equal to -8, g is equal to -4, 4 2f is equal to 2, f is equal to 1। तो सेंटर क्या हो गए भाई दूसरे सर्कल के, दूसरे सर्कल के सेंटर होते हैं -g और -f होता है सेकेंडरी इक्वेशन के लिए, तो 4 और 1। अब हमें रेडियस भी निकाल लेते हैं। रेडियस क्या होगी, जो फर्स्ट सर्कल की वो है r, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस जो होगी वो क्या होगी, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई। तो g का स्क्वायर 16, f का स्क्वायर 1, c कितना है भाई 8, 16 और 1 17, 17 से 8 गए 9, 9 का 3। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले के सेंटर आ गए 1 3, सेकंड डिग्री इक्वेशन से 2g कंपेयर -8, g -4, 2f कंपेयर 1, यहां से 2gx, यहां से 2fy, सेंटर आ गए 4 और -1 क्योंकि सेंटर 2 डिग्री इक्वेशन के -g और -f होते हैं। रेडियस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर - c, वैल्यू पुट करने पर 3। अब क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो एक तो सेंटर है 1 3 एंड एक के सेंटर है 4 और -1, 4 और -1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 4 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 - 3 का स्क्वायर, 4 - 1 3 3 का स्क्वायर 9, 4 और 1 5 5 का स्क्वायर 16 16 और 9 25 25 का 5 25 का 5, कितना आ गया भाई 5। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कितना आ गया भाई 5। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन जो भी है, तो ऑप्शन है ए। कौन सा ऑप्शन है, ए। देखो पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से फर्स्ट सर्कल के सेंटर निकाले, सेकंड डिग्री इक्वेशन से सेकंड सर्कल के सेंटर निकाले, दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हमारा आंसर आ गया 5। अब देखो जो सेकंड पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सर्कल। अगर दो पॉइंट अलग अलग सर्कल अलग अलग दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हो, दो पॉइंटों पर, तो सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज लेस देन सम ऑफ रेडियस, लेस देन सम ऑफ रेडियस, सम ऑफ रेडियन, रेडियन, ये कंडीशन है। तो सम ऑफ डिस्टेंस कितनी आई थी, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितनी आई थी भाई 5, और सम ऑफ रेडियाई पहले की r दूसरी की कितनी है 3, तो 3 इस साइड आ गया, r की वैल्यू 2 से बड़ी हो, क्या होगी 2 से बड़ी। एक बार चेक कर लेते हैं r की वैल्यू क्या कहता है, 2 से बड़ी होगी या छोटी। देखो शायद ये गलत लिख दिया भाई, डिस्टेंस सम ऑफ रेडियाई से ज्यादा होगी, डिस्टेंस सम ऑफ रेडियाई से
ज्यादा होगी तो आर की वैल्यू 2 से कम होगी, जो केवल बी ऑप्शन में दिया गया है कि आर की वैल्यू 2 से कम होगी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। आर की वैल्यू 1 से तो ज्यादा होगी, 2 से कम, क्योंकि जब मैं 1 को यहाँ पर पुट करूंगा तो 5, 1 + 3 तो ही हमारा यहाँ पर ग्रेटर होगा 1 से ज्यादा। कब होगी 1 से ज्यादा? जब मैं यहाँ पर कितना पुट करूंगा? 1 पुट करूंगा, ठीक है। तो 1 से ज्यादा होगी, 1 से कम नहीं हो सकती भाई, ठीक है। तो 1 से ज्यादा ही होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका तो ऑप्शन हो गया भाई बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 किससे है? मैट्रिक्स से, जो केवल एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। आपने +2 क्लास में पढ़ी होगी। 17 और वही बात मिस प्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 23 भी रिपीट है, सेम यही क्वेश्चन नंबर 23 है। क्या है कि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स माइनस एडजॉइंट A का इनवर्स क्या होगा? तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, ये क्या होगा? जीरो, नल मैट्रिक्स। क्या होगा? नल मैट्रिक्स। ऑप्शन बी। क्या होगा भाई? नल मैट्रिक्स, ऑप्शन है बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, 18 को बाद में देखेंगे एक बार। 19, ए पेयर कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम, एक सिक्के को 100 टाइम क्या किया जाता है? उछाला जाता है। तो टोटल केस कितने होंगे? टोटल केस जो होंगे वो कितने होंगे? 2 की पावर 100, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो पूछता है, गेटिंग टेल्स ओड नंबर ऑफ टाइम, गेटिंग टेल्स ओड नंबर ऑफ टाइम, ओड नंबर ऑफ टाइम्स। तो हमें पता है ओड नंबर ऑफ टाइम क्या है, तो 100C1 + 100C3 अप टू 100C99, 100C99। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है? 2 की पावर n-1। तो n कितना है? 100 - 1, 2 की पावर 99। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल केस बटे टोटल केस। तो फेवरेबल केस जो होगी वो होगी 2 की पावर 99 और टोटल केस 2 की पावर 100। कैंसिल आउट होने पर 1/2 हमारा आंसर आ गया, जो ऑप्शन ए है। फिर से रिपीट करता हूं, क्या था? एक सिक्के को 100 बार उछाला जाता है, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 100। तो टोटल केस कितने होंगे? 2 की पावर 100। अब फेवरेबल केस के लिए क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गेटिंग टेल्स ओड नंबर ऑफ टाइम। तो 100C1, 100C3, 100C99 तक ऐड होते जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो फॉर्मूला था परमुटेशन में 2 की पावर n-1, तो 2 की पावर 99 फेवरेबल केस। प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केस बटे टोटल केस कितने आ गई भाई? 1/2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर क्या है कि क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करता है? नंबर ऑफ वेज 3 ऑलरेडी ट्रेवल टिकट। टिकट तो कितने है भाई? 3। और कैंडिडेट कितने हैं? 10 एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज कितने हैं? 10। तो if each employee is eligible for any one or more ticket, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज, ये 3 टिकट है, ये किस में बांटनी है भाई? 10 एम्प्लॉइज में बांटनी है। तो कितने केस हो सकते हैं? तो टिकट के लिए प्लेसमेंट ले ली मैंने 3। पहली टिकट के लिए 10 के 10 एलिजिबल है, ठीक है। दूसरी टिकट के लिए 10 के 10 एलिजिबल है, क्योंकि क्या कह रखा है कि if each employee, क्या कहा गया? तो देखो क्या कहता है कि if each employee eligible for only one or a more ticket, प्रत्येक एम्प्लॉय एक या एक से ज्यादा टिकट ले सकता है। तो पहली टिकट के लिए कितने कैंडिडेट होंगे? 10। दूसरी टिकट के लिए कितने कैंडिडेट होंगे? 10। तीसरी के लिए कितने होंगे? 10। तो टोटल कितने होंगे? 1000। जो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है डी,
ठीक है, कौन सा ऑप्शन है भाई? डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21 को बाद में करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, लास्ट में करेंगे, थोड़ा लेंथी हो सकता है, या देखेंगे। 22 क्वेश्चन नंबर देखते हैं पहले, इजी क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि डायगोनल दिए गए हैं पैरेललोग्राम के, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम किससे रिप्रेजेंट किए गए हैं? वेक्टर से। वेक्टर ए क्या है? 3i प्लस जे माइनस 2k, और वेक्टर बी है i माइनस 3j प्लस 4k। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया। क्या होता है? 1/2 a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो पहले निकालेंगे a क्रॉस b। a क्रॉस b कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, i j और k, तो 3 माइनस 2, 1 माइनस 3 4, तो डिटरमिनेंट जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। 4 एकम 4 माइनस 6 माइनस j गुणा में 12 प्लस 2 प्लस k गुणा में माइनस 9 माइनस 1, तो कितना आता है? माइनस 2i माइनस 14j माइनस 10k। हमने क्या किया? a क्रॉस b फाइंड आउट की, अब उसका मैग्नीट्यूड, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, 14 का 196 और 10 का 100, कितना आ गया भाई? 300। 300 को लिख सकता हूं मैं 100 रूट 100 गुणा 3, 100 का 10 बार 10 रूट 3, कैंसिल आउट करने पर आंसर आ गया 5 रूट 3, जो ऑप्शन क्या है? सी, 5 रूट 3 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन क्या है? सी। तो मेन जो है वो ये है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर a एंड b। तो क्या होगा? 1/2 a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b फाइंड आउट किया, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, उसके बाद उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 दोबारा से आया है, तो क्वेश्चन नंबर 23 आप बुकलेट सीरीज से कर सकते हैं। मैट्रिक्स की डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, क्या है? एडजॉइंट ए इनवर्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 23? एडजॉइंट ए इनवर्स, पहले भी बता चुका हूं, माइनस एडजॉइंट ए का इनवर्स क्या होगा भाई? 0। क्या होगा? एडजॉइंट ए का इनवर्स किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। एक नल मैट्रिक्स होगी, ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में 3 डिटरमिनेंट दिए गए हैं, एक्सपेंड करने हो, निकालने हैं, तो क्या कहता है कि वो 0 है, कि इन तीनों में से कौन सा 0 है ये बताना है हमें। फर्स्ट, सेकंड, ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। थर्ड है 0 माइनस सी माइनस बी, सी 0 माइनस ए बी ए और 0। देखो फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट में मैं एक प्रॉपर्टी लगाता हूं, थर्ड कॉलम को 8 से गुणा करता हूं और सेकंड कॉलम को जोड़ देता हूं, तो देखो क्या बनता है? 41 79 29, 5 8 40 और 41 9 8 72 और 7 79, 8 24 5 29। तो फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम सेम, तो डिटरमिनेंट 0। इसी प्रकार मैं यहाँ पर कॉलम सेकंड बराबर है कॉलम सेकंड प्लस कॉलम थर्ड करता हूँ 1 1 1, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, सेकंड थर्ड कॉलम को ऐड किया, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। सेकंड कॉलम से मैंने ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन लिया, तो क्या आ गया भाई? 1 1 1 1 1 1, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम अगर सेम है तो डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का डिटरमिनेंट 0, सेकंड स्टेटमेंट का डिटरमिनेंट
0। अब थर्ड स्टेटमेंट का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 में पहले दो स्टेटमेंट का डिटरमिनेंट हमारा 0 आ चुका है। थर्ड स्टेटमेंट का देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? थर्ड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? 0 माइनस सी माइनस बी, सी 0 माइनस ए, बी ए 0। क्या करता हूं मैं, इसका ट्रांसपोज करके ऐड कर देता हूं। 0 माइनस सी माइनस बी, सी 0 माइनस ए, बी ए 0। देखो ऐड करते हैं, 0 प्लस 0 0, सी माइनस सी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। डिटरमिनेंट क्या आ गया? 0। तो ये तो क्या था? डेल्टा। ये क्या था? डेल्टा का ट्रांसपोज बराबर 0। और डेल्टा ट्रांसपोज क्या होता है? डेल्टा ही होगा। 2 डेल्टा बराबर है 0 और डेल्टा बराबर है 0। तो क्वेश्चन नंबर 24 में तीनों जो हैं उनका डिटरमिनेंट क्या आ गया? 0। तो ऑप्शन बी 1 2 3। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट का डिटरमिनेंट क्या है? 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि दो लाइन दी गई है भाई, y माइनस रूट 3x माइनस 5 बराबर 0, रूट 3y x प्लस 6, इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल बिटवीन लाइंस का जो फॉर्मूला था वो क्या था? m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। m1 m2 क्या है? स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप के लिए पहले y को सिंगल करते हैं, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो जो x का कोफिशिएंट है वो क्या होगा? स्लोप। y को सिंगल किया, यहाँ पर भी y को ऐसे ही करेंगे। रूट 3y x माइनस 6 y इज इक्वल टू x बाई रूट 3 माइनस 6 बाई रूट 3। तो जो x का इंटरसेप्ट है 1 बाई रूट 3 वो हमारा m2 हो गया भाई स्लोप। पुट करते हैं रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3, 1 प्लस रूट 3 इंटू 1 बाई रूट 3, कैंसिल 3 माइनस 1, एलसीएम जो था रूट 3 और यहाँ पर 1 प्लस 1 2 कैंसिल होगा तो 1 बाई रूट 3। तो 1 बाई रूट 3 जो कितने पर होता है? tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 और कितने पर होता है भाई? 30 डिग्री पर। 30 डिग्री पर। तो ऑप्शन क्या है? ए। देखो एंगल बिटवीन लाइन का फॉर्मूला tan थीटा m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। स्लोप निकाला m1, कैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। इट मींस y को सिंगल करें और x का कोफिशिएंट। इसी प्रकार इसमें y को सिंगल किया, x का कोफिशिएंट, m1 m2 को पुट किया, 1 बाय रूट 3 आ गया कैलकुलेशन से, और जो किस पर होता है? 30 डिग्री पर। अब जो बाकी क्वेश्चन है वो हम करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मॉक टेस्ट 11 से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा गया है कि जो इक्वेशन है उसका एक रूट दूसरे रूट का क्या है? क्या है भाई? डबल। तो हम लेट रूट्स आर मान लेते हैं अल्फा एंड 2 अल्फा। क्या मान लेते हैं? अल्फा एंड 2 अल्फा। ठीक है, अब नाउ सम ऑफ रूट्स क्या होगा भाई? क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो बी कोड है एल बाई ए, एल माइनस एम। तो 3 अल्फा बराबर है माइनस एल बाई एल माइनस एम, और अल्फा बराबर है माइनस एल बाई 3 एल माइनस 3 एम। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था? मैंने करवाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा इनटू 2 अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी कितना है भाई? 1, और ए कितना है? एल माइनस 3 अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर बराबर है 1 बटे एल माइनस एम। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली भैया से। देखो क्या क्या, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस बी बाई ए, यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की, और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए 2 अल्फा स्क्वायर। यहाँ पर मैं अल्फा की वैल्यू पुट करता हूँ। अल्फा की वैल्यू है माइनस एल बटे 3 एल माइनस 3 एम। तो पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे 3 एल माइनस 3 एम का स्क्वायर।
बराबर है 1/l माइनस m। डायरेक्टली कैंसिल कर सकते थे अगर 3 बाहर कॉमन हो तो, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हम बाहर लिख सकते हैं, कैंसिल आउट। और 2l² / 9l माइनस 9m। यहां से आगे देखते हैं 2l² माइनस 9l प्लस 9m बराबर है 0। 2l² माइनस 9l प्लस 9m बराबर है 0। अब यहां से हम l को फाइंड आउट करते हैं। l को फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac माइनस 4ac। तो 4 दूनी 8 मीन 72m बटे 2a। या हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि d का मान निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। तो 81 माइनस 72m, ठीक है। क्या होगा 81 माइनस 72m। इफ l इज रियल, अगर l रियल है तो d का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 0। 72m बराबर है 81। देखो माइनस 4ac तो हो गया भाई m इज इक्वल टू 81/72 9/8। कितना आ गया भाई 9/8। तो m का ज्यादा से ज्यादा मान अगर देखते हैं तो कितना होगा 9/8। 9/8 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। 9/8। देखो रिपीट करता हूं, रूट्स माने हमने अल्फा इनटू अल्फा, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस b बाई a 3 अल्फा माइनस b माइनस l लिया बाई a l माइनस m, यहां से अल्फा निकाला, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इनटू 2 अल्फा c बाई a 2 अल्फा स्क्वायर 1 बाई l माइनस m। पुट की अल्फा की वैल्यू यहां से हमने यूज किया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, उसको यहां पर यूज किया, तो यहां पर हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर l रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा, तो वहां से m का मान ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कह सकते हैं, m का मान ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 9/8। तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो भी है, इस प्रकार हमारा आंसर आता है m ग्रेटर देन इक्वल टू 9/8। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 बाकी है, और ये हमारा इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन बाकी है। तो देखो क्या कहा गया कि 3 स्टेटमेंट है, ये चेक करनी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो क्या कहता है, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन ये स्टेटमेंट सही होगी कि नहीं। तो देखो एंगल कितने होते हैं 60 60 होते हैं, पुट करता हूं मैं 60 60, 3 into 10 120 into 10 60, शायद मेरे हिसाब से तो गलत आएगी, 10 120 माइनस √3 और ये √3 3 3 9 माइनस 9 बराबर नहीं है 1। तो ये स्टेटमेंट क्या है भाई, गलत। ये कहता है 1 के बराबर है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई ए बी 66 78 है, तो सी क्या होगा, पहले तो ये देखो 78 और 6 84 और 60 144, 84 और 60 144, तो कितना बच गया भाई 36। कितना बच गया 36। अब ये देखते हैं भाई 10a/2 39 78/2, सी 36 लेस देन 10a 10 78, 10 39 और 6 45 30 75, 10 75 का मान 10 78 से कम होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 10 में जो जो एंगल बढ़ता जाता है तो 10 की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि tan थीटा लाइज बिटवीन, कहां से शुरू करता है tan थीटा, अगर 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो 0 से स्टार्ट करता है और इंफिनिटी तक जाता है, किसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किसमें वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट भाई ट्रायंगल ही है, तो मैं 60 60 पर ही ट्राई करता हूं, 60 + 60 120,
तो 120 60 और sin c/2 sin 30 लेस देन cos 30, क्योंकि मैंने ABC को क्या माना है 60 60, √3 1/2 लेस देन √3/2, तो √3/2 लेस देन √3/2। एक बार ध्यान से देखेंगे, a + b 60 60 120 तो 60 sin c/2 तो 60/2 sin 30 cos c/2 cos 30, तो छोटा नहीं है तो स्टेटमेंट गलत है। आप कोई और भी एंगल मान सकते हैं, मैंने जैसे 60 60 30 वाला आप 45 45 90 भी मान सकते हैं। तो क्या होगा 45 45 90 तो tan 45 और tan 90/2 sin 45 और 90/2 cos 45, तो sin tan 45 1 और 1/√2 लेस देन नहीं है भाई, तो स्टेटमेंट थर्ड इज रॉन्ग। स्टेटमेंट थर्ड क्या है, गलत है। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका जो हमारा आंसर बनता है वो क्या बनता है कि पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है और तीसरी स्टेटमेंट गलत है। तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। केवल स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है, केवल स्टेटमेंट नंबर 2 इसमें क्या है करेक्ट है। ठीक है भाई, और कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इसमें। केवल कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है भाई, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया भाई। ठीक है, तो मैंने पहले ऑप्शन में तो इक्विलेटरल कहा ही है, सेकंड ऑप्शन में सी एंगल निकाला पुट किया, थर्ड ऑप्शन में आप कोई भी एंगल मान सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा मॉक टेस्ट 11 का सॉल्यूशन पूरा होता है। 25 क्वेश्चन थे, उसमें हमने लगभग वही 12-13 क्वेश्चन में ट्रिक्स अप्लाई की, उससे ज्यादा भी कह सकते हैं। 12-13 क्वेश्चन में हमने बेसिक्स का भी यूज किया और कुछ रिजल्ट्स का भी यूज किया। तो पहले भी बता चुका हूं ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, तो लगातार प्रैक्टिस करते रहें। आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं मॉक टेस्ट 12 में। थैंक यू।